प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हमारा कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का नया प्रकरण हम राज्य सरकार शुरू कर रहे हैं। राज्य सरकार जिस प्रकार से हमने संघ सरकार की व्याख्या की थी, जिस प्रकार से हमने संघ सरकार पढ़ा, हम उसी प्रकार से राज्य सरकार पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार में आपको उतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जिस प्रकार से आपने संघ सरकार को अच्छे से पढ़ा है उसी तुलनात्मक रूप में हमें यहाँ राज्य सरकार को पढ़ना है। भारत में संविधान निर्माण करते समय राज्य के लिए प्रशासन का वही स्वरूप रखा गया, वही सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का स्वरूप रखा गया, जिस प्रकार से संघ सरकार के लिए प्रावधान था। जैसे कि आपने संघ सरकार के बारे में भाग 5 में पढ़ा, उसी प्रकार से आप राज्य सरकार के बारे में भाग 6 में पढ़ने वाले हैं। संघ सरकार में जो स्थिति आपने राष्ट्रपति की पढ़ी, राज्य सरकार में आपको वही स्थिति राज्यपाल की पढ़नी है। इसका मतलब जिस प्रकार की शक्तियाँ संघ में राष्ट्रपति के पास है, लगभग उसी प्रकार की शक्तियाँ राज्य में राज्यपाल के पास होती है। कुछ शक्तियों में अंतर है, कुछ व्यवस्थाओं में अंतर है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आपने संघ सरकार में प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से आप राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद का अध्ययन करेंगे। वही शक्तियाँ राज्य में मुख्यमंत्री प्रयोग करते हैं जो शक्तियाँ केंद्र में प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। उसी प्रकार से जो स्वरूप, जैसे हमने संघ सरकार में उपराष्ट्रपति पद की बात की थी, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का राज्य में कोई पद नहीं होता। इसके उपरांत हम बात करते हैं, जैसे हमने संसद की बात करी, हमने संसद के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से यहाँ हम राज्य विधानमंडल की बात करते हैं। जिस प्रकार से हमने संसद के 2 अंग पढ़े, राज्यसभा, 2 भाग जो संसद के हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ये आपने पढ़ा। उसी प्रकार से हम राज्य विधानमंडल में 2 अंग, विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा, जिस प्रकार से राज्यसभा होती है उसी प्रकार से राज्य में विधान परिषद होती है। लेकिन हर राज्य में विधान परिषद हो यह अनिवार्य नहीं होता। इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन जो कार्य लोकसभा करती है संघ के लिए, कानूनों का निर्माण करना, जो संसद के कार्यों में है, उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा कार्य करती है। आपको उसी प्रकार से पढ़ना है। जैसे हम यहाँ महान्यायवादी की बात करते हैं, महान्यायवादी, उसी प्रकार से हम राज्य में महाधिवक्ता की बात करते हैं, महाधिवक्ता की बात करते हैं। जैसे कि हमने संघ सरकार के लिए CAG की बात की, तो CAG संघ और राज्यों के लिए एक ही होता है, जो हमने आर्टिकल 148 में पढ़ा। संघ और राज्यों के लिए एक समान CAG का प्रावधान किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राज्यपाल को पढ़ने वाले हैं। तो राज्यपाल पढ़ते समय राज्य के अंदर राज्यपाल की क्या भूमिका है, ये पढ़ते समय हमने ये ध्यान रखना है, जो भूमिका संघ सरकार में राष्ट्रपति की है वही भूमिका राज्य सरकार में राज्यपाल की होती है। जब हम इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो काफ़ी प्रश्नों को हम सही कर पाएंगे, अच्छे से हम कर पाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपको राष्ट्रपति के लिए एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो, क्या बताई थी मैंने आपको? भारत का MRP पुश करके MA होगी। ये मैंने आपको राष्ट्रपति के लिए ट्रिक बताई थी। आर्टिकल को याद करने के लिए 52 से लेकर, राष्ट्रपति में मैंने आपको 52 से लेकर 62 तक ये ट्रिक बताई। आज मैं राज्यपाल के बारे में आपको अनुच्छेद 153 से लेकर 160 तक की ट्रिक बताने जा रहा हूँ। राज्यपाल में अनुच्छेद मैंने आपको बताया, आर्टिकल 153 से लेकर 160 तक हम इसकी बात करने वाले हैं। इसमें आपको याद रखना है, राज्य का NPA, राज्य का NPA SSA है, राज्य का NPA SSA है। देखिए, NPA जो एक इकोनॉमिक शब्दावली है, बैंकिंग सिस्टम में इसका प्रयोग होता है। इस शब्द का नॉन प्रॉफिटेबल असेसमेंट, NPA एक ऐसा पैसा जो उधार दिया वापस लौट कर नहीं आया,
नॉन प्रॉफिटेबल उसको कहा जाता है। तो इकोनॉमिक टर्म है, इसको याद करने के लिए बता रहा हूँ केवल। NPA राज्य का, NPA SSA शिक्षा में, शिक्षा विभाग में प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक अभियान चलता था, SSA सर्व शिक्षा अभियान। तो आपको ये शब्द याद रखना है, दो टर्म याद रखने हैं, NPA और SSA। तो किसके लिए है? राज्यपाल को याद करने के लिए। जैसे हम 153 की बात करेंगे, 154 की बात करेंगे, 155, 156, 157, 158, 159 और 160। ट्रिक याद रखनी है, राज्य का, राज्य नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7 और 8। ट्रिक याद रखनी है, राज्य का NPA SSA है। राज्य मतलब 153 में क्या लिखा हुआ है? राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा। 54 में लिखा है का से कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। ऐसा कुछ हमने संघ सरकार में भी पढ़ा है। जैसे भारत का MRP पुश करके MA होगी तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 कहता है। उसी प्रकार से राज्य का एक राज्यपाल होगा। का से कार्यपालिका शक्ति 53 कहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमने 154 में कार्यपालिका शक्ति को पढ़ लिया। उसके बाद में अनुच्छेद 155 नियुक्ति की बात करता है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल नियुक्त होता है लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ये अंतर है कि राष्ट्रपति को निर्वाचित, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित रखा गया, संविधान में प्रावधान किया गया। M से मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति तरीका, इन दोनों के माध्यम से ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से उसका निर्वाचन होता है, उसकी विधि क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की राष्ट्रपति करते हैं। अंतर आपको यहाँ समझ में आया होगा। अनुच्छेद 156 कहता है राज्यपाल की पदावधि, क्या कहता है? पदावधि। और यहाँ पर जो है देखिए 52, 53, 54, 55 अनुच्छेदों की बात है, ये आर्टिकल है 55 और ये 56। 56 में क्या कहा? यहाँ पे भी राष्ट्रपति की पदावधि बताई थी अनुच्छेद 56 में। उसी प्रकार से अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि बताई गई। जैसे कि सामान्यतः राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष होती है, लेकिन इसके लिए संविधान में शब्द लिखा हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब है, हम आगे बात करते हैं। फिर अनुच्छेद 157 में लिखा है अहर्ताएँ या योग्यताएँ। अहर्ता या योग्यता, अहर्ता या योग्यताएँ। फिर राज्यपाल बनने के लिए आपको क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 157 कहता है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर अनुच्छेद 56 में पदावधि की बात की, 57 में पात्रता, पुनर्निर्वाचन की पात्रता की हम बात 57 में करते हैं राष्ट्रपति में। फिर 58 में हम योग्यता, पुश में यू से क्या है? योग्यता। जिस प्रकार से 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं की बात होती है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 157 राज्यपाल के लिए अहर्ता या योग्यता की बात करता है। अहर्ता या योग्यता में राष्ट्रपति के समान ही इसे 35 वर्ष की न्यूनतम आयु का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये दो ही योग्यताएं राज्यपाल के लिए हैं। लेकिन राष्ट्रपति की योग्यताओं में हमने पढ़ा कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, उसे लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, उसे लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। इसका मतलब राज्यपाल की तुलना में राष्ट्रपति बनने हेतु योग्यताएं ज़्यादा हैं। यहाँ 4 योग्यताएं हैं, लेकिन राज्यपाल के लिए 2 ही योग्यताएं हैं, जिसका उल्लेख मैं आगे अभी करने वाला हूँ। फिर अनुच्छेद 158 क्या कहता है? ऐसे शर्तें, पद की शर्तें। भी जब राज्यपाल पद पर आ जाएंगे तो उनके लिए पद की क्या क्या शर्तें होंगी, जैसे कि हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ा, 59 के अंदर हमने पढ़ा था शर्तें पद की राष्ट्रपति के लिए। फिर 60 में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के लिए शपथ, क्या पढ़ा था हमने? शपथ। उसी प्रकार से अनुच्छेद 159 कहता है राज्यपाल की पद के लिए शपथ। भी राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल को पद की शपथ जैसे राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसी प्रकार से राज्यपाल को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ। समान है प्रक्रिया। फिर यहाँ पे MA होगी, तो इसमें M से महाभियोग आपको 61 में मैंने बताया था, और 62 में आकस्मिक रिक्तता पर कार्य के बारे में आपको मैंने राष्ट्रपति में बताया। उसी प्रकार से आकस्मिकता जो है अनुच्छेद 160 में यहाँ लिखा हुआ है कि राज्यपाल का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में क्या कार्य होगा, किस प्रकार से इसको हैंडल किया जाएगा, वो 160 कहता है। बीच में से एक महाभियोग वाला जो सिस्टम है वो राज्यपाल पर लागू नहीं होता, क्योंकि राज्यपाल को किसी भी समय
पद से हटाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसका मतलब यही है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है, मतलब कि हटाया जा सकता है। संविधान में किसी कारण का उल्लेख यहाँ पे नहीं हुआ है। इसी की हम चर्चा करने वाले हैं। तब जब आप इन 2 ट्रिक को लिखकर इन आर्टिकल्स को याद करते हैं तो आपके काफ़ी प्रश्न सही होने की संभावना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस प्रकार से ज़रूर तुलनात्मक एक सारणी बना लें। एक तुलनात्मक सारणी एक पेज पर बनाएं और मैं ये सारणी आप लोगों को उपलब्ध भी करवा दूंगा। मैं आपको इसे PDF के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा ग्रुप में। हम आज क्या बात कर रहे हैं? राज्यपाल की। तो अब हम एक एक अनुच्छेद को लेकर इस पर चर्चा करते हैं कि क्या व्याख्या है, किस प्रकार से है। पहले मैं आपको बता दूं कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 अनुच्छेद 153 क्या कह रहा है? राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब देखिए, राज्य का एक राज्यपाल होगा, यहाँ पर संविधान सभा में राज्य में राज्यपाल किस प्रकार से व्यवस्थित हो, उसका निर्वाचन हो या उसकी नियुक्ति हो, इस पर काफ़ी बहस हुई, काफ़ी वाद विवाद हुए और अंत में जाकर ये तय किया गया कि संघात्मक ढांचे के अनुरूप हमें राज्यपाल का पद केंद्र और राज्य के बीच में एक सेतु के रूप में ये पद स्थापित करना चाहिए। हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच में सेतु के रूप में कार्य करे, जुड़ाव के रूप में कार्य करे, जोड़े रखने का कार्य करे। और इसी उद्देश्य से राज्यपाल का पद सृजित हुआ और हमने कनाडा जो है देश, जहां संघात्मक ढांचा हमने कॉपी किया, संघात्मक ढांचा कनाडियन मॉडल पर आधारित है, कनाडा से प्रभावित है, उसी मॉडल के आधार पर हमने राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त होने की व्यवस्था को उचित माना है। तो राज्यपाल एक राज्यपाल होगा। और यहाँ पर जब हम 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 की बात करते हैं तब उसमें एक प्रावधान जोड़ा गया संविधान में, इस संवैधानिक संशोधन के बाद, कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल का उत्तरदायित्व दिया जा सकेगा, इसकी व्यवस्था की जा सकेगी। इसके लिए प्रावधान किया 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। देखिए, राज्यपाल एक ऐसा पद है, संवैधानिक रूप से यह राज्य सरकार का प्रमुख होता है, ये राज्य का प्रथम नागरिक होता है। संवैधानिक रूप से इसकी स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो यह एक केंद्र का एजेंट के रूप में कार्य करता है, केंद्र सरकार के एक कठपुतली के रूप में कार्य करता है। तो हम जब इस पद की बात करते हैं तो एक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने ये कहा था, ये सोने के पिंजरे में बंद एक पद है, ये सोने के पिंजरे में बंद एक पंछी की तरह है राज्यपाल का पद। मतलब सब कुछ एक भव्य दिखाई देता है, भव्य तरीके से दिखाई देता है, लेकिन बहुत सीमित रूप में ये अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाते हैं। राज्यपाल का पद वास्तविकता में जो दिखाई दे रहा है वो केंद्र के एजेंट के रूप में है। केंद्र में जिस की सरकार होती है, जिस पार्टी या जिस दल की सरकार केंद्र में बनती है, वह अपने ऐसे नेताओं को जो चुनावों में या तो जीत नहीं पाए हैं या वयोवृद्ध हैं या जिन्हें राजनीतिक रूप से बाहर करना है, तो ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दे दी जाती है और वह केंद्र के इशारों पर कार्य राज्य में करते रहते हैं। वर्तमान समय में हम परिस्थितियां देख ही रहे हैं, अलग अलग राज्यों में राज्यपाल जो हैं किस प्रकार से कार्य करते हैं। सरकार केंद्र में बदलती है तो राज्यपाल भी बदल दिए जाते हैं। जिस राज्य में विरोधी पार्टी की सरकार होती है वहाँ पर राज्यपाल का पद केंद्र और राज्य के संबंधों में एक महत्वपूर्ण पद हो जाता है। जैसे वर्तमान में राजस्थान है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है राज्य के अंदर, तो बीजेपी और कांग्रेस, जब इस प्रकार के केंद्र और राज्यों में सरकारें अलग अलग पार्टी अलग अलग दल की होती हैं तो केंद्र के द्वारा नियुक्त राज्यपाल राज्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस समय चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य टकराव देखने को मिलता है, ये वास्तविकता है। तो संवैधानिक पदानुक्रम के आधार पर तो हम ये कहते हैं कि राज्य में प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। और राज्यपाल के रूप में राजस्थान का एक लंबा इतिहास है, आपको पता है। सन 1956 में जब राज्य का एकीकरण पूर्ण हुआ राजस्थान का, तब गुरमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल बने, पहले राजस्थान के नियुक्त राज्यपाल बने। इससे पहले तक जैसे सवाई मान सिंह जो हैं, वो सवाई मान सिंह राज प्रमुख के रूप में सवाई मान सिंह की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी?
1949 में सवाई मान सिंह को संवैधानिक प्रमुख के रूप में पदनाम क्या दिया गया? राज प्रमुख। राज प्रमुख के रूप में। राज प्रमुख से राज्यपाल पद कब आया? तो 1956 में आया। राज प्रमुख से राज्यपाल पद राजस्थान के लिए है ये स्पेशल। ये राज्यपाल का पद 1956 में आया, जब राजस्थान का एकीकरण देशी रियासतों के रूप में एकीकरण पूर्ण हुआ और राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा सिफारिशें दी गई। उस समय के उपरांत 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 द्वारा यह पद नाम सर्जित हुआ और पहले राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आपको ध्यान है, कलराज मिश्र। ये कलराज मिश्र पुराने बीजेपी के नेता रहे हैं। वर्तमान में जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, इन्हें राज्यपाल नियुक्त कर रखा है कांग्रेस ने राजस्थान सरकार के अंतर्गत। इसके उपरांत हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। अनुच्छेद है 154। अनुच्छेद 154। जिस प्रकार से मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में ये बताया था कि राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार हैं, विशेषाधिकार की हमने बात की थी। विशेषाधिकार अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 61 में दोनों ही पदों के लिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही पदों के लिए विशेषाधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 361 में 361 क्या कहता है कि किसी भी फौजदारी मामले में राज्यपाल को या राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए इनको किसी भी न्यायालय द्वारा सम्मन जारी नहीं किया जा सकता, कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता। ये विशेषाधिकार के रूप में, प्रिविलेज के रूप में अनुच्छेद 361 में वर्णित है, दोनों ही पदों के लिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। अनुच्छेद 154 ट्रिक के आधार पर क्या कहता है? राज्य का मतलब कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154 कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। किस में निहित होगी? राज्यपाल में। इसमें क्या लिखा हुआ है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं, जैसा राष्ट्रपति वाले अनुच्छेद में लिखा था, संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के सलाह पर करेगा, परामर्श पर करेगा। अधीनस्थ, अब यहाँ स्वयं का मतलब हो गया स्वविवेकीय शक्तियाँ। स्वयं का मतलब क्या हो गया? स्वविवेकीय शक्तियाँ। और अधीनस्थों का मतलब हो गया मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह हो गया। अधीनस्थों की सलाह का मतलब यही है। तो अनुच्छेद 164 में इसकी विस्तार से व्याख्या है, उसकी हम बात करेंगे। कार्यपालिका शक्ति, राज्य में कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख या प्रयोगकर्ता राज्यपाल होता है। राज्य में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल के नाम से की हुई मानी जाती हैं। समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए हुए माने जाते हैं। स्वयं का मतलब यहाँ है कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहाँ लिखित रूप में राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियाँ मिली हुई है, लिखित रूप में। हालांकि लिखित रूप में शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं हैं। स्वविवेकीय शक्तियों की अगर हम बात करें तो दो प्रकार की होती है। एक तो संविधान द्वारा प्रदत्त और एक होती है परिस्थिति जन्य, उत्पन्न होती है परिस्थितियों के आधार पर, परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियाँ। तो दो प्रकार से, एक तो परिस्थितियों से उत्पन्न, एक संविधान ने जो दी है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं समान रूप से, लेकिन राज्यपाल को संविधान द्वारा प्रदत्त स्वविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे नंबर 1 पर अनुच्छेद 200 में लिखा हुआ है, बात करते हैं इसकी। अनुच्छेद 213 में लिखा हुआ है और अनुच्छेद 356 में लिखा हुआ है। अब इन तीनों अनुच्छेदों में जो संविधान स्वविवेकीय शक्ति राज्यपाल को देता है वह क्या है? अनुच्छेद 200 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भिजवाता है। आपको पता है कि राज्यपाल जब हस्ताक्षर करेंगे तभी वह विधेयक कानून बनता है, जैसा कि राष्ट्रपति वाले टॉपिक में, संसद वाले टॉपिक में हमने बात की थी। तो जैसे कि राज्य विधानमंडल ने कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल को भेजा, तो राज्यपाल के समक्ष इसके लिए 4 विकल्प हो जाते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल के पास ज़्यादा विकल्प होते हैं। क्या क्या? या तो वो हस्ताक्षर कर दे, हस्ताक्षर करेगा तो क्या हो जाएगा? कानून बन जाएगा। या वो क्या कर दे? पुनर्विचार के लिए लौटा दे विधानमंडल में,
पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। विधानमंडल अगर पुनर्विचार करके वापस भेजेगा तो हस्ताक्षर करने अनिवार्य हो जाएंगे। तीसरा विकल्प है लंबित रख ले, जैसे राष्ट्रपति लंबित रखते हैं, पॉकेट वीटो, मतलब पॉकेट वीटो का प्रयोग राज्यपाल भी कर सकता है। चौथा है कि वह राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित कर दें, राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित कर दें, राष्ट्रपति के पास भिजवा दें। तो ये जो चौथा मामला है ये वो अपने स्वविवेक से कर रहे हैं, और ये राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल के पास ज़्यादा शक्तियाँ या ज़्यादा विकल्प को बताता है। अनुच्छेद 200 में ये बात लिखी हुई है। उसके उपरांत हम अनुच्छेद 213 की बात करें। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की बात करता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करते हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करते हैं, ये हमने पढ़ा। उसी प्रकार से राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं 213 में। तो जब वह कोई अध्यादेश जारी करते हैं तो किसी अध्यादेश को वह राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकते हैं। किसी अध्यादेश को जारी करने से पूर्व, जैसे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को सलाह दी कि आप अमुक विषय पर अध्यादेश जारी करें, तो राज्यपाल उस विषय पर राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति को उस अध्यादेश हेतु पूछ सकता है। ये उसकी स्वविवेक की शक्ति है। 356 से आप परिचित हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगता है, तो इस संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना राष्ट्रपति को देना, ये स्वविवेक की शक्ति राज्यपाल की होती है। तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, 213 में अध्यादेश हेतु राष्ट्रपति से सलाह लेना, 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना भिजवाना, ये 3 संविधान द्वारा प्रदत्त स्वविवेक की शक्तियाँ हैं राज्यपाल की। इसके अतिरिक्त परिस्थितिजन्य शक्तियाँ आपको पता है। किसी दल का अगर विधानसभा में बहुमत नहीं है, किसी भी दल का बहुमत नहीं है, और ऐसी स्थिति में राज्यपाल को यह अंदेशा होता है कि वर्तमान सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में अल्पमत वाली सरकार की सलाह मानना राज्यपाल के लिए अनिवार्य नहीं होता। राज्यपाल ऐसी स्थिति में स्वविवेक का प्रयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन हेतु सिफारिश कर सकते हैं। ये परिस्थिति जन्य है। जब परिस्थितियां होगी, जब बहुमत का अभाव होगा, तब ऐसी स्थिति होगी। वर्तमान में राजस्थान की चर्चा चल रही है, राजस्थान सरकार की बातें चल रही है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ ही रहे हैं कि क्या स्थिति होने जा रही है। इसमें आगामी देखेंगे कि क्या परिणाम निकलते हैं। तो हमने पढ़ा राज्य का, मतलब 153 पढ़ा, 154 पढ़ा। अब राज्य का क्या पढ़ना है, एन मतलब 155। तो 155 में नियुक्ति, क्या लिखा हुआ है, नियुक्ति। आर्टिकल 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, हमें भली भांति परिचित है कि केंद्र के एजेंट के रूप में, जैसे हमने बात की, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तब ऐसी सलाह प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की ऐसी सलाह के अनुसार ही वह उनकी नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 155 केवल इतना कहता है कि राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति किसकी सलाह से करेगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 155 के उपरांत एनपी, राज्य का एनपीए है ना, तो 156 क्या है, पदावधि। अनुच्छेद 156 क्या लिखता है, पदावधि। पदावधि, राज्यपाल की पदावधि। मैंने आपको बताया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक वह पद पर रहता है। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सामान्यतः, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है प्रसाद पर्यंत। और साथ में ये भी बात है, जब तक कि राज्यपाल का उत्तराधिकारी पद पर नहीं आ जाता तब तक वह 5 वर्ष के बाद में भी पद पर बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब है हटाने का कोई आधार संविधान में नहीं है।
राज्यपाल को हटाने का संविधान में कोई आधार नहीं होने के कारण राष्ट्रपति जब चाहें उन्हें पद से हटा सकते हैं। पद से हटा सकते हैं का मतलब अपना प्रसाद समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब राज्यपाल केंद्र की कठपुतली क्यों है? क्योंकि उसको पद पर कब तक रहना है ये राष्ट्रपति तय करते हैं, ये केंद्र सरकार तय करती है। इसी कारण से राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने से राज्यपाल पद की गरिमा उतनी नहीं है जितनी राष्ट्रपति पद की है। राष्ट्रपति को हटाने का एक बहुत व्यवस्थित तरीका संविधान देता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया और उसके क्या आधार होंगे सब वर्णित करता है, लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसा कोई भी वर्णन वो नहीं करता। इसी कारण से इस पद की गरिमा को कम आंका जाता है, कम माना जाता है। अनुच्छेद 156 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल की पदावधि। और राज्यपाल कब तक पद पर रहेगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद पर रहता है। और ये भी कहा कि राज्यपाल किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भिजवाकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। कभी भी वो त्यागपत्र देकर पद समाप्त हो सकता है। अनुच्छेद 157 क्या कहता है? ए से क्या बताया था मैंने आपको? अहर्ता। अहर्ता ये शब्द आपको याद रखना है। इसको एक और शब्द है इसका योग्यता। अब अनुच्छेद 157 की अगर हम बात करें तो 157 कहता है राज्यपाल पद की योग्यताएं। राज्यपाल पद की योग्यताएं। राज्यपाल अगर बनना है तो सबसे पहली बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। और दूसरी योग्यता है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। केवल ये दो योग्यताएं संविधान में लिखी हुई हैं। केवल और मात्र केवल ये दो योग्यताएं संविधान में वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी योग्यता संविधान में लिखी हुई नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त जब हम बात करते हैं तो एक 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया एक आयोग बना, सरकारिया आयोग जिसे कहते हैं। इस आयोग ने राज्यपाल हेतु योग्यताओं के लिए कुछ सिफारिशें की थी। इन्होंने कहा था कि राज्यपाल को नियुक्त करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से सलाह ली जाए और सलाह के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। दूसरा, जो व्यक्ति राज्य का नागरिक हो, राज्य का निवासी हो, उसे उसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाए। राजस्थान के व्यक्ति को, राजस्थान के मूल निवासी को राजस्थान में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाए। इससे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बढ़ने की संभावना है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में टकराव की संभावना है। राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है वो अगर एक ही राज्य से होगी तो टकराव पैदा होते हैं। इसलिए रणजीत सिंह सरकारिया ने कहा कि राज्य में जब राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो निवास को देखा जाए और इसी व्यक्ति को अन्यत्र राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन एक परंपरा के रूप में इसको अपनाया जाने लगा है। कई बार इसका उल्लंघन भी हो जाता है, कई बार इसको अपना भी लिया जाता है। जैसे कि केंद्र और राज्य में अगर केंद्र व राज्य में अगर समान दल की सरकार है, एक ही, जैसे बीजेपी यहाँ है और यहाँ भी नीचे भी बीजेपी है, तो ऐसी स्थिति में ये परंपरा निभाई जा सकती है। अन्यथा परंपराओं का उल्लंघन भी हो सकता है। राज्य का एनपीए एसएसए है। क्या है? एसएसए। अब आप अनुच्छेद 158 में क्या पढ़ते हैं? शर्तें। क्या पढ़ते हैं? शर्तें। राज्यपाल पद की शर्तें। राज्यपाल पद की शर्तें। जैसे जिस प्रकार से राष्ट्रपति की पद की शर्तें मैंने आपको बताई थी, उसी प्रकार से राज्यपाल की पद की शर्तें भी इसमें वर्णित हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो व्यक्ति राज्यपाल हेतु नियुक्त किया जाना है या किया जा चुका है, उसे संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह है तो नियुक्ति की तिथि से उसका पद रिक्त माना जाएगा। ऐसा ही कुछ आपने राष्ट्रपति में भी पढ़ा था। राष्ट्रपति की भी योग्यता शर्तों में आपने ये पढ़ा है कि संसद या राज्य विधानमंडल का अगर कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो नियुक्ति तिथि से वह सदस्य नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति, ऐसा वर्णन
अनुच्छेद 158 में मिलता है। नंबर 2, राज्यपाल जो है लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किए जाएंगे। लाभ के पद की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। लाभ के पद पर राज्यपाल कभी भी कार्य ग्रहण नहीं करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो उसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय आवासों का प्रयोग करेगा। शासकीय आवास जो हैं उसका प्रयोग करेगा। जैसे राजस्थान में शासकीय आवास के रूप में जयपुर और माउंट आबू, दो जगह पर, माउंट आबू 2 स्थानों पर राज्यपाल भवन है, तो इनका प्रयोग वह बिना किराया दिए इसका प्रयोग वह कर सकता है। और इसके अतिरिक्त शर्तों में ये भी उल्लेखित है कि राज्यपाल का जो वेतन भत्ते हैं, राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करेगी। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? संसद। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। राज्यपाल शब्द आते ही आप विधानमंडल उत्तर नहीं कर दें। ध्यान रखें, यहाँ पर राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है, और वर्तमान में 3.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन राज्यपाल को मिलता है, और यह राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। राज्य की संचित निधि, जैसे राष्ट्रपति का वेतन संघ की संचित निधि पर भारित होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। और भारित व्यय है, संचित निधि पर भारित व्यय की व्याख्या मैं कई वीडियोज़ में कर चुका हूँ। एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर के रूप में राज्यपाल का वेतन होता है, जो राज्य के बजट से, राज्य की निधि से, संचित निधि से दिया जाता है। और ऐसी व्यवस्था है कि अगर एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो उसे वेतन किस राज्य की संचित निधि से दिया जाए, अगर ऐसी बात आती है तो इसे राष्ट्रपति जो हैं वो तय करेंगे। राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार राष्ट्रपति जिस प्रकार से तय करेंगे, उसी प्रकार से राज्य की संचित निधियों से उन्हें वेतन दिया जाएगा। हो सकता है जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का राज्यपाल हो, या उसके पास अतिरिक्त प्रभार हो, तो ऐसी अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में कौन सा राज्य इन्हें वेतन दे या क्या इन्हें अतिरिक्त भुगतान किया जाए, इन समस्त प्रश्नों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार इन्हें इनके वेतन भत्तों में, जैसे मान लीजिए अगर वो कहें कि राजस्थान द्वारा 60% और मध्य प्रदेश द्वारा 40% वेतन दिया जाए, तो ऐसा किया जाएगा। लेकिन कोई यह अनिवार्य नहीं है, और ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि राजस्थान 80% दे, मध्य प्रदेश। तो राष्ट्रपति जो निर्णय करें उस निर्णय के अनुसार वेतन भत्तों की व्यवस्था राज्यपाल के लिए की जा सकती है, लेकिन यह राज्य की संचित निधि पर भारित होगा, संघ की संचित निधि पर भारित नहीं होगा। 158 के बाद में अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 देखिए, अनुच्छेद 159 कहता है राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप। शपथ 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है। देखिए, हम बात जब करते हैं अनुसूची 3 की, तो ध्यान रखने वाली बात है, मैंने आपको कई बार बताया है, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 3 महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप या इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। तो कहाँ है? मैंने कहा था संबंधित अनुच्छेदों में है। तो राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 159 में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने वाली बात। शपथ के अंतर्गत यह है, राष्ट्रपति के समान ही शपथ लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति लेते हैं वैसे ही संविधान के पालन की, संविधान का पालन करूंगा, संविधान के पालन की शपथ लेते हैं, और जनता के कल्याण की शपथ लेते हैं, जनता के कल्याण। मतलब कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप समान होता है। तो अनुच्छेद 159 के अनुसार वह शपथ लेते हैं। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इन्हें पद की शपथ दिलाते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इन्हें पद की शपथ दिलाई जाती है। अगर यह नहीं है पद पर, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा, जो कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के होंगे, वो ही इन्हें पद की शपथ दिलाते हैं। इसके उपरांत अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160। प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 159 आपने पढ़ा कि शपथ का प्रारूप क्या है, किस प्रकार से है। अब अन्य आकस्मिकताएं उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 160 के तहत राज्यपाल किस प्रकार से कार्य करेंगे, इसका उल्लेख 160 करता है। जैसे
कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए। आपको पता है कि राज्यपाल का पद रिक्त होने के बाद में उपराज्यपाल पद की व्यवस्था तो संविधान में है ही नहीं। उपराज्यपाल नाम का कोई भी पद संविधान में नहीं है। जैसे कि आपने पढ़ा था राष्ट्रपति वाले टॉपिक में कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन ऐसा कोई पद उपराज्यपाल का राज्य में उपलब्ध नहीं होने के कारण ये व्यवस्था अनुच्छेद 160 के अंतर्गत कर दी गई कि अगर आकस्मिकता होती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आज राजस्थान के राज्यपाल त्यागपत्र दे दें कलराज मिश्र, और ऐसी स्थिति में तुरंत नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में पड़ोसी राज्य के, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है या गुजरात है या हरियाणा है, जो भी पड़ोसी राज्य है या पंजाब है, तो किसी भी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण राजस्थान में उपलब्ध हैं। तो फिर जब वह अतिरिक्त प्रभार के रूप में राज्यपाल का कार्य करता है, तब अब उन्हें क्या 2 राज्यों से वेतन मिले, क्या 2 राज्यों के राज्यपालों का वेतन मिले या कितना वेतन उन्हें मिले, इसकी व्यवस्था भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति ही उनके वेतन की व्यवस्था को देखते हैं कि अब उन्हें कितना वेतन मिलना चाहिए या क्या भत्ते मिलने चाहिए, किस राज्य द्वारा उन्हें कितना वेतन दिया जाए, ये तय करते हैं राष्ट्रपति। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से राज्यपाल के टॉपिक में अनुच्छेद 153 से लेकर 160 तक एक बार मेरे साथ आप दोहरा देंगे घर बैठे बैठे। राज्य का NPA SSA है, राज्य का NPA SSA है। राज्य 153 एक राज्यपाल होगा, कार्यपालिका शक्ति 154, नियुक्ति 155, पदावधि 156, अहर्ता या योग्यताएं 157, शर्तें, पद की शर्तें 158, शपथ 159 और आकस्मिक रिक्ति पर व्यवस्थाएं 160। इस प्रकार से आज आपने राज्यपाल पद को, इसके विवरणों को समझा। आप घर बैठे हुए अध्ययन कर रहे हैं और ये अध्ययन आपके सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा। इसी आशा से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।